क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास के एक लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किस तरह की इक्वेशन जिसमें आपके पास जितने भी वेरिएबल्स पड़े हैं उसमें हर वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक को बेसिकली हम 2 कहते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 आ जाए उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी ये हमारे पास एक रफ सी डेफिनेशन है इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन पे आता हूँ। वो कहता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, मतलब कि कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है वो एक्स हो। ठीक है, वो कहता है इज एन इक्वेशन, किस तरह की इक्वेशन होती है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कि जिसकी उसकी जो हमारे पास फॉर्म है वो कुछ ये वाली फॉर्म होती है, a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब कि आपके पास इस तरह की कोई भी फॉर्म की इक्वेशन गिवन होगी, देन दिस इक्वेशन इज बेसिकली कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें थोड़ी सी इसको स्पेसिफाई करता है। वो कहता है इसमें जो a b और c है ना, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मीन कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। a आपके पास पॉइंट्स में हो सकते हैं, a आपके पास मतलब कि अंडर रूट में हो सकती हैं, a आपके पास सिंपल नंबर हो सकते हैं, a जीरो सॉरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन साथ में वो कंडीशन लगा रहा है कि कोई भी रियल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन जो a वेरिएबल है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। बेशक b भी जीरो है, बेशक c भी जीरो है, लेकिन a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देन वी विल से दैट कि जो इक्वेशन गिवन है, दिस इक्वेशन इज बेसिकली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह हमारे पास इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बेटा। ओके, लेट्स सी, हमारे पास बस एक सिस्टम, एक लीनियर इक्वेशन आ जाती है। वो लीनियर इक्वेशन हमारे पास, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखें कि हमारे पास, जब मैं इसको इसके कंपेयर करता हूँ दोनों इक्वेशंस को आपस में, तो हमारे पास बिल्कुल एक टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और हम कहेंगे कि हमारे पास इसमें a क्या है, इसमें a आपके पास है 2 है, b आपके पास क्या है, b आपके पास है -5, और c आपके पास क्या है, c है। उसने कहा था जो a b c है वो आपके पास कोई भी रियल नंबर होने चाहिए। 2 भी रियल नंबर है, -5 भी रियल नंबर है, 9 है वो भी रियल नंबर है, तीनों रियल नंबर। और उसके बाद उसने कहा था कि जो a है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उसने बात की थी a नॉट इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि क्या हमारा a जीरो तो नहीं है, हमारा a 2 है और 2 जीरो नहीं होता, तो हमारे पास सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे ये दिस इक्वेशन इज बेसिकली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूं हमारे पास इक्वेशन आ जाती है बच्चे, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेट्स सपोज प्लस 3 इक्वल्स 0। हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखें कि बेशक आपको यहाँ पे बी वाली फॉर्म नजर नहीं आ रही, ठीक है, जो फॉर्म नजर नहीं आ रही ना, हम उसको कहेंगे कि वो जीरो है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या बनेगा, दैट वन विल बिकम, यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट पड़ा है वो ए है और वो 1 है। बी क्या है, बी नजर ही नहीं आ रहा, तो जो नजर नहीं आएगा हम कहेंगे वो जीरो, तो दैट वन विल बी जीरो। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे सी क्या है, C3 है। अब देखते हैं कि ए बी सी तीनों जिन जो कॉन्स्टेंट गिवन है क्या वो रियल नंबर्स हैं। 1 भी रियल है, 0 भी रियल है, 3 भी रियल है, तीनों रियल नंबर्स। और उसके बाद जो ए है क्या वो जीरो तो नहीं है, ए यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है, तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 पे आते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारे इक्वेशन गिवन थी बच्चे, लेट्स सपोज इसी गिवन है 9x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब देखें कि यहाँ पे a क्या है, a आपके पास 9 है। ठीक है, b आपको नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है b जीरो है, c भी नजर नहीं आ रहा इसका मतलब है c भी जीरो। अब देखें a b c तीनों के तीनों जो कांस्टेंट गिवन है ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। ओके दैट्स इट, a जीरो तो नहीं है, a 9 है, जीरो नहीं है, तो इट मींस ये इक्वेशन भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट बात है द फोर्थ वन। हम कहते हैं हमारे पास इक्वेशन गिवन थी बच्चे, लेट्स सपोज 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
अब इसमें बच्चे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, ए बी सी होने चाहिए ना। अब यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को आपस में, इस वाली को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें आप, तो आपको नजर आएगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, जो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट होता है वो ए होता है, और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि वो आपके पास ए होगा, वो 0 होगा। बी क्या है, एक्स का कांस्टेंट, वो आपके पास 5 है। सी आपके पास जो सिंपल कांस्टेंट है वो आपके पास 3 है। और आप देखें कि क्या आपके पास ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल है, ये 5 भी रियल है, 3 भी रियल है, ये रियल है। ओके दैट्स इट, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन उसने सेकंड पे बात ये की थी कि जो आपका कांस्टेंट ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट ए है वो 0 हो रहा है। क्योंकि यहाँ मेरा कांस्टेंट ए 0 हो रहा है, हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे देखना है कि उसमें जो कांस्टेंट ए है वो 0 ना हो, ठीक है। उसके अलावा बेशक जो मर्जी हो जाए, ठीक है, बेशक वो आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट्स में भी आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बच्चे है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मींस कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, तो मैंने उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। मतलब कि क्या मेरे पास कोई प्रोसीजर है कि मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जो हमारे पास फर्स्ट मेथड आता है ना, दिस इज बेसिकली द फैक्टराइजेशन। कि अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व आउट करना है तो आप उसकी फैक्टराइजेशन करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। ओके लेट्स सी, हम एग्जांपल कहते हैं साथ में आपको बताते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक फैक्टराइजेशन को नहीं देखा, ठीक है, जिन्होंने एफ मतलब कि इंटर में या मैट्रिक में मैथ नहीं पढ़ा हो, उनके लिए थोड़ी सी फैक्टराइजेशन एक नया वर्ड होगा, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो हमारे पास उसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या ये जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक है भी या नहीं। लेट्स सी। ओके, सॉल्यूशन पे जब मैं जाता हूं बच्चे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि हमारे पास इसमें a क्या है। a इज बेसिकली इक्वल्स टू 3। b क्या है, b आपके पास 4 है, और c आपके पास क्या है, c आपके पास 1 है। अब चूंकि आपके पास ये तीनों के तीनों a b c जो कांस्टेंट है, तीनों आपके पास रियल नंबर्स हैं, वेरी गुड। क्या a 0 तो नहीं है, a 0 भी नहीं है, तो इट मींस ये जो इक्वेशन उसने हमें दी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। ओके, अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जब इसको सॉल्व आउट करने की बारी आएगी बच्चे, तो देखिए आप यहाँ लिख लेंगे हेयर, यहाँ पे a क्या है, a 3 है, b 4 है और c 1 है। ओके, अब जब इसके सॉल्यूशन की बारी आएगी तो बच्चे हमें क्या करना है, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हम चाह रहे हैं कि हम इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व आउट करें। फैक्टराइजेशन से सॉल्व आउट करने का मतलब ये है बच्चे, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं इसकी जरा पेंसिल का कलर चेंज करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। फैक्टराइजेशन सॉल्व आउट करने का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, आप एक रफ वर्क लें, ठीक है। आपके पास ये जो कांस्टेंट है ना, ये 3x² को इस 1 से 3 को 1 से मतलब कि फर्स्ट और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। ए को आपने सी से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा ना बच्चे, ये मल्टीप्लाई बाय सी इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और सेकंड पे क्या है, जो बी है उसको एड कीजिए, बी क्या है, b4, ठीक है। अब मुझे फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि बच्चे आपने मुझे तो इस तरह के कांस्टेंट्स देने हैं कि जिनको मैं आपस में जब मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर आ जाए 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आंसर 3 आ जाए, और जब मैं इनको ऐड करूं तो आंसर क्या है, आंसर है 4, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रफ में क्या करना है, इसको वैसे आप रफ वर्क कह लें कि रफ वर्क में आपने ए को सी से मल्टीप्लाई करवा के आंसर देख लेना है, ठीक है, और बी को एज इट इज देखना है। फिर आपने देखना है कि वो कांस्टेंट आपने दो फाइंड आउट करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से जो ए मल्टीप्लाई बाय सी का आंसर आया है ना वो आए, मतलब 3 आ रहा है ना यहाँ पे, जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 3 आए,
और जिनको जब आप ऐड करें तो आंसर 4 है। इस तरह के आपको दो कॉन्स्टेंट्स हैं। लेट्स सी, फाइंड आउट करते हैं कौन से हो सकते हैं। ओके, अब आप देखें कि बच्चे अब अपने माइंड में थोड़ा सा इसको ना आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से इस तरह के बन सकते हैं कि जो मेरी इस इक्वेशन, इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे कि ऐड करने से आंसर आपके पास 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास आंसर 3 आ जाए। जब मैं इस चीज़ पे जाता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि हमारे पास वो जो कांस्टेंट हो सकती है ना, वो पॉसिबल कांस्टेंट ही हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से कांस्टेंट हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर, जिनको ऐड करने से आंसर 4 आता है। 1 + 3, ठीक है। ये कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिनको मैं ऐड करता हूँ आंसर 4 आता है, तो हम इन्हीं कंसीडर करते हैं कि ये वो वाले कांस्टेंट्स हैं 1 + 3। जब इनको ऐड करता हूँ आंसर क्या आता है, 4 आता है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1 × 3, आंसर क्या आता है, आंसर 3 आता है। इसका मतलब है मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहे हैं। अब चूंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x²। तो ये दोनों कांस्टेंट आए हैं ना, 1 और 3 मुझे मिले हैं कि एक मुझे 1 मिला था, एक मुझे 3 मिला था। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1x को मैं एज इट इज x ही लिखूंगा ना, और साथ में क्या लिखूंगा, प्लस, ठीक है। इस 4 की जगह मैं ये दो चीजें लिख दूंगा, x + 3x और +1 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने ये चीज लिख दिया बच्चे, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास फर्स्ट दो टर्म्स है ना, लुक एट दिस, ये जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं 3x² + x, वो सेकंड दो टर्म्स हैं 3x + 1, इनको आपस में ज्वाइन कर लूंगा। फर्स्ट दो टर्म्स में मैं देखता हूँ मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। फर्स्ट दोनों टर्म्स में मेरे पास x कॉमन आ सकता है, तो मैं जब x कॉमन लूंगा पीछे क्या चीज़ बचेगी, यहाँ पे x² था ना, मतलब 2x थे, एक x बाहर आ गया तो पीछे क्या बचेगा, 3 एज इट इज आ जाएगा और एक x बाहर आ जाएगा, एक x रह जाएगा। और प्लस यहाँ पे सिर्फ x ही था, जब x कॉमन ले लेंगे, जब आप किसी भी चीज़ से कुछ चीज़ कॉमन ले लेते हैं तो पीछे क्या बच जाता है, फिर वहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3x + 1 है ना, इनमें से क्या चीज़ कॉमन आती है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है। तो मैं कहूँगा इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से 1 कॉमन है। जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, उनमें से 1 कॉमन आ जाता है, 3x + 1 एज इट इज आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चा, नेक्स्ट हम बेसिकली ये करेंगे, अब आप जरा गौर से देखें कि हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो, अगर ये 3x है +1 है और ये भी 3x + 1 है, और बेसिकली इनके दरमियान प्लस का साइन है, तो मैं अगर इस पूरी टर्म्स में से 3x + 1 को कॉमन ले लूँ, 3x + 1 को कॉमन ले लूँ, तो पीछे क्या बचेगा कि यहाँ से 3x + 1 कॉमन आ गया तो पीछे x बच गया, तो ये x रह जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3x + 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, पीछे 1 बच गया, तो 1 बच गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास कुछ ये चीज बन रही है, मैं इसको रेज करना चाह रहा हूँ यहाँ से। एक कॉमन सेंस की बात है, किस तरह मान रही है कि अगर मैं इसको a कंसीडर कर लूँ, जिसको b कंसीडर कर लूँ, तो मेरे पास ये बन रहा है कि जब a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 0। मतलब कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 0। अब कॉमन सेंस की बात है, आपसे कहा जाता है कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया, ऑब्वियसली बात है, यहाँ तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि यार दो नंबर हो, दोनों ही 0 ना हो और आप उनको मल्टीप्लाई करवाना आंसर 0 आ जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं। रियल नंबर में कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दो नंबर्स हो, दोनों 0 ना हो। मतलब क्या कहें कि ना a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, लेकिन जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया आंसर 0 आ गया। ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स अगर दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 0 आया है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ तो आपका पहला नंबर 0 है, और अगर पहला नहीं है तो फिर दूसरा नंबर 0 है, मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, इसलिए आंसर 0 आया, वरना आंसर 0 नहीं आ सकता। तो वही टर्म मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 3x + 1 और x + 1 को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 0 आ रहा है। तो मैं वही चीज यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ तो पहला नंबर 0 होगा, कि यहाँ तो 3x + 1 0 होगा, अगर ये 0 नहीं है और तो फिर क्या होगा, फिर x + 1 0 होगा, ठीक है। अब इट मीन जब इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, और कैसे x उधर जाके आ जाएगा -1 हो जाएगा, +1 जाएगा -1 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर आऊँगा x =
-1 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3 और x इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है हमने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। वो कहता है यहाँ तो x की वैल्यू -1 होगी, यहाँ x की वैल्यू होगी x की वैल्यू यहाँ तो -1 होगी या x की वैल्यू होगी -1/3। इन दोनों में से कोई भी x की वैल्यू हो सकती है, हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो सोल्यूशन का मतलब ये है मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सिंपल वर्ड्स। एक और एग्जांपल पे आते हैं बाय फैक्टराइजेशन से। ठीक है, वो कहता है मुझे पास एक एग्जांपल गिवन है, इसको आपने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन ये जरा गौर से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चे, जैसे कि वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट में सिंपल से गिवन थी ना, यहाँ पे सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं किया, यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाली चीज़ के बारे में, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, इसको उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा। यहाँ पे तो उसने x की वैल्यू दी है कि x -1 नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली कह लें कि एक ना एक्स्ट्रा पार्ट है, हमें सॉल्व इसको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसने क्वेश्चन की थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है कि इस क्वेश्चन में x -1 और x की वैल्यू -1 भी नहीं आएगी, x की वैल्यू 0 भी नहीं आएगी, इसके अलावा आ सकती है। तो इट मीन्स लेट्स सी, जब मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ बच्चे, तो अब देखिए कि हमारे पास ये चीज़ गिवन थी, ये वाली, ठीक है, इतनी चीज़ गिवन थी। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मीन्स कि इन दोनों के आपके पास जो डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें पड़ी हैं ना, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड को सॉल्व आउट करूँ तो दोनों चीज़ों को हम एज इट इज एक्स इंटू एक्स प्लस 1, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास ये जो चीज़ थी x प्लस 1 था ना, इसके साथ इसका x नहीं था, तो x ऊपर वाले डिनोमिनेटर एज इट इज जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। लुक एट दिस, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें, जो न्यूमिनेटर था ना उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें। मतलब कि आपके पास डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1 था। फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म की फ्रैक्शन के ऊपर क्या पड़ा है, x पड़ा है ना, इसको आप डिवाइड करें। सॉरी, डिनोमिनेटर क्या पड़ा है, x प्लस 1 पड़ा है ना, x प्लस 1 को आप डिवाइड करें तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, पीछे x बचेगा ना। तो जो भी चीज़ पीछे बचेगी वो ऊपर जाकर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x मल्टीप्लाई बाई ये इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ जाएगा x की प्लस, बिल्कुल वही चीज़ दोबारा करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा कि नहीं समझ आई पिछली दफा, कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बना, डिनोमिनेटर बना x इंटू एक्स प्लस 1 बना है ना। क्यों बना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 था, x हमने दोनों को आपस में मिला के डिनोमिनेटर में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर है x इंटू एक्स प्लस 1, इस डिनोमिनेटर को मैं जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा। इसका सेकंड डिनोमिनेटर क्या है, x है, इसको x से डिवाइड, x से कैंसिल आउट होगा, पीछे क्या बचेगा x प्लस 1। जो भी चीज़ बची है पीछे वो जाके इस सेकंड टर्म की फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 1 जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ये 5/2 एज इट इज। दैट्स इट, यही मेन काम था इसका। अब ये चीज़ हो गई है तो इट मीन्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट बच्चे, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। सॉल्व आउट मीन्स कि मैं क्या करूंगा कि मैं इन आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो हमारे पास बच्चे टर्म्स क्या बनती हैं, नीचे वाले जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, अगर प्लस आ गया और x1 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आ जाएगा x। यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लूंगा, बिल्कुल वही है बच्चे, ये a प्लस बी का स्क्वायर, अगर आपको नहीं याद हो तो a प्लस बी का स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही टर्म मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए बी क्या होगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा, x1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर x। दैट्स इट, दिस इज इक्वल्स टू 5/2। क्लियर, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। मैं थोड़ा ऐड करने लगा हूँ बच्चे, यहाँ पे जब मैं ऐड कर रहा हूँ इससे बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट वन विल बी 2x है ना, तो 2x हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x ओवर x
स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 5। जितनी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, इसके बाद आंसर हमारे पास टर्म आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर इक्वालिटी के साइन पे हो ना तो 5 जाके इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा और 2 जाके इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएंगे, लुक एट दिस। मेरे पास आंसर कुछ इस तरह से आएंगे, दैट वन विल बिकम, जब 2 जाके मल्टीप्लाई कर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 5 इसी से मल्टीप्लाई होगा, 5 इज मल्टीप्लीकेशन बाय x स्क्वायर प्लस x, दैट्स इट। अब जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा आंसर आ जाएगा बच्चे 4x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x और जब 5 मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब सारी टर्म्स में उठा के साइड पे लेना चाह रहा हूँ, तो सारी टर्म्स इस साइड पे आ जाएंगी, हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x, 5x स्क्वायर है ना, इधर जाएगा माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा और ये 5x इधर जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, मतलब ये सारी टर्म उठा के इस साइड पे आ गई। और ये सारी टर्म इस साइड पे आ गई हैं तो बच्चे अब हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, नाउ वी विल गेट इट, हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अब जब 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर होगा, ऐड करूंगा आंसर आ जाएगा 4 माइनस 5 इज बेसिकली माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। x वाली टर्म करता हूँ 4x माइनस 5x, बिल्कुल वही चीज़ आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज बेसिकली माइनस x आ जाएगा। और यहाँ पे 2 था और इसके अलावा और कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये प्लस 2 ऐसे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी में यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं। जो कर दे फिर वही चीज़ कि हम देखते हैं कि इसमें ए क्या है, हेयर। अब हमने बिल्कुल उसमें पहुंचे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सी बन गई। इसमें ए क्या है, ए इज इक्वल टू -1, बी क्या है, बी इज इक्वल टू -1, इसमें सी क्या है, सी इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है इसमें ए बी सी जो भी गिवन है वो हमारे पास रियल नंबर है। -1 भी रियल नंबर होता है, 2 भी रियल नंबर होता है, इसका मतलब ये रियल नंबर है। अब देखना है कि क्या ए 0 तो नहीं, हमारे पास जो ए का आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है और -1 0 नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो ए है वो भी 0 नहीं। इसका मतलब है जो क्वेश्चन आई है ना ये वाली, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की है, इसको हम सॉल्व आउट तो कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। अब बिल्कुल वही चीज़ कि रफ वर्क में जो हमने कहा था कि आपने रफ वर्क में क्या करना है, आपने रफ वर्क में ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना है। जब ए को आप सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना बच्चे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज बेसिकली -2। I'm sorry, मैं यहाँ पे तो ए को जब सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू, आपने क्या किया -1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, आंसर आ गया -2 और सिमिलरली बी को ऐसे लिख दिया, बी आ गया आपके पास -1। बिल्कुल वही चीज़ कि हमें तो इस तरह के नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर -2 आए और जिनको जब मैं ऐड करूं आंसर क्या आ जाए, आंसर -1 आ जाए, ठीक है। अब हम इस तरह के नंबर सोच लिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं आंसर आ जाए -2 आ जाए और जब उनको ऐड करें आंसर आ जाए -1 आ जाए, ठीक है। तो क्यों ना वो नंबर ले लें, ए को मैं ले लूँ, कंसिडर कर लूँ, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आया उसको मैं कंसिडर कर लूँ 2, ठीक है, और सेकंड नंबर को कंसिडर कर लूँ -1, ठीक है। अब देखिए कि 2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं आंसर क्या आता है माइनस, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करवाने वाला आंसर -2 आ गया। इनको जब ऐड करते हैं 2 ऐड -1, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 -1 और आंसर क्या आ रहा है, मैं नंबर 2 -1 नहीं लूंगा, मैं नंबर लूंगा -2 और 1, ठीक है। जब आप -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चा आंसर क्या आ जाएगा -2, दैट्स इट, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और जब आप -2 को +1 में ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास -1, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि मल्टीप्लाई करवाने से आंसर -2 आया,
ऐड करवाने से आंसर -1 आ गया। इसका मतलब है जो मेरे नंबर रिक्वायर्ड है वो आपके पास है -1 और 2। ये नंबर आपने खुद से माइंड में फाइंड आउट करने हैं। इसको फाइंड आउट करने का वैसे कोई तरीका नहीं है, ये आपने खुद से माइंड में अज्यूम करने कि कौन से नंबर बन सकते हैं। यही फैक्टराइजेशन का मकसद है कि आप ये नंबर आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। अब जब बच्चे मैं नंबर की बात करूंगा, जब मैं नंबर्स की बात करूंगा तो बच्चे इसका मतलब ये होगा, मैं इक्वेशन को दोबारा लिखना चाह रहा हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये थी मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो वो नंबर मेरे पास आए थे, एक आया था -2, एक आया था 1। अब मैं क्या करूँगा, जो बीच वाली टर्म थी ना, ये -x था, ठीक है, इनकी जगह मैं वो दो नंबर लिख दूंगा। तो ये -x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। पहला नंबर था -2, ये आ जाएगा -2x। दूसरा नंबर था 1, ये आ जाएगा +1x को, मतलब मैं x ही लिखूंगा ना, और +2 इक्वल टू 0। फिर वही बात कि मैं क्या करूंगा, मैं दो के आपस में कंबाइन करूंगा। फर्स्ट 2 को कंबाइन करूंगा, सेकंड 2 को कंबाइन करूंगा। अब देखने का फर्स्ट 2 में क्या चीज़ कॉमन आती है। फर्स्ट 2 में से एक तो माइनस कॉमन आता है ना, और उसके बाद क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है। तो -x कॉमन आ गया, पीछे क्या होता है, यहाँ से माइनस निकल गया तो प्लस रह जाएगा ना, माइनस यहाँ से चला गया तो पीछे x भी चला गया तो यहाँ पे x रह जाएगा, तो यहाँ से भी माइनस चला गया तो जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे प्लस बचेगा, +2 बच जाएगा, और x तो वैसे कॉमन। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, x +2 है, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसमें 1 कॉमन आ जाएगा। x +2 दिस इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज़ कि यहाँ पे भी x +2 है, यहाँ पे भी x +2 है। जब इन दोनों टर्म्स में से x +2 मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे -x बच जाएगा यह वाला, तो यहाँ पे +1 बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब फिर वही बात कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक x +2 है, एक -x +1 है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक तो 0 होगी ना। तो x +2 इज इक्वल टू 0 और -x +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2, और जब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा -x इधर आ जाएगा, और x तो जाकर 1 इधर जाकर -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो x का आंसर -2 आएगा और x इज इक्वल टू 1। तो दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम किस तरह से फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमारे पास कुछ प्रैक्टिस करते हुए बच्चे, एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है। इसके क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 8, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें ट्राई करने हैं, और इनमें से अगर कोई समझ नहीं आती तो इसको नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे, ठीक है। ओके, अब थोड़ी देर बाद जूम मीटिंग करते हैं। तो इसमें जूम मीटिंग अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम जूम मीटिंग में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।